वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, शॉर्ट में FNAC कहते हैं इसे। हाँ, FNAC। कि भाई ये टेस्ट क्या होता है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और इसके रिजल्ट्स का क्या मतलब है। तो कोशिश रहेगी कि इस सारी जानकारी को थोड़ा आसान बनाया गया है ना। बिल्कुल। और देखिए, FNAC आजकल बहुत ही कॉमन और ज़रूरी डायग्नोस्टिक तरीका बन गया है। मतलब शरीर में कोई गांठ या कोई सूजन है तो उसका कारण पता लगाने में ये बहुत मदद करता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई बड़ी चीरफाड़ नहीं होती, जिसे मिनिमली इन्वेसिव कहते हैं। हाँ, ये शब्द मैंने नोट्स में भी देखा, मिनिमली इन्वेसिव और फाइन नीडल। थोड़ा खुलेंगे इसे, मतलब फाइन नीडल से क्या मतलब है, कितनी पतली होती है ये? फाइन नीडल मतलब सच में काफी पतली सुई। अच्छा। अब सोचिए जैसे इंजेक्शन लगता है ना, हाँ। ये अक्सर उससे भी पतली होती है, करीब 22 या 23 गेज की। हाँ। बहुत बारीक। अच्छा। और मिनिमली इन्वेसिव का मतलब सीधा सा है कि कोई बड़ा कट या चीरा नहीं लगाना पड़ता, बस ये पतली सी सुई ही अंदर जाती है। हाँ, ठीक है। तो ये पतली सुई गांठ में जाती है, फिर मतलब इससे होता क्या है? हाँ, तो डॉक्टर इस सुई को सीधे उस गांठ या सिस्ट, जो भी संदिग्ध जगह है, उसमें डालते हैं। फिर सिरिंज से हल्का सा खिंचाव पैदा करते हैं, सक्शन। अच्छा। इसे एस्पिरेशन कहते हैं। एस्पिरेशन, ओके। हाँ, तो उससे क्या होता है कि गांठ के अंदर से थोड़ी सी कोशिकाएं, मतलब सेल्स, और अगर कोई तरल पदार्थ है तो वो खिंचकर सुई में आ जाता है। एक छोटा सा सैंपल। अच्छा, तो एक छोटा सा सैंपल मिल गया। फिर इस नन्हे से सैंपल का क्या करते हैं? ये सैंपल बहुत कीमती होता है। इसे फौरन, बिल्कुल तुरंत, कांच की साफ स्लाइड्स होती है ना, उन पर फैला दिया जाता है। फिर इन स्लाइड्स को खास केमिकल्स, मतलब स्टेन्स या रंग कह लीजिए, उनसे रंगा जाता है। रंगते क्यों हैं? ताकि माइक्रोस्कोप के नीचे कोशिकाएं और उनके हिस्से साफ साफ दिखें। बिना रंग के वो लगभग पारदर्शी होती हैं। फिर एक पैथोलॉजिस्ट होते हैं, वो माइक्रोस्कोप से इन रंगी हुई कोशिकाओं को बहुत ध्यान से देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये सेल्स नॉर्मल है या उनमें कोई गड़बड़ है, जैसे कैंसर सेल्स हैं या शायद कोई इन्फेक्शन है। समझ गया। तो ये तो हो गया कि FNAC क्या चीज है। अब इस पर आते हैं कि डॉक्टर ये टेस्ट करवाने की सलाह कब देते हैं, मतलब किन सिचुएशंस में इसकी जरूरत पड़ती है? हाँ, ये जानना जरूरी है। FNAC कई अलग अलग तरह की गांठों या सूजन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एक तो है पैल्पेबल मासेस, मतलब कोई भी ऐसी गांठ जिससे आप या डॉक्टर हाथ से छूकर महसूस कर सकते हैं, कहीं भी हो सकती है ये। फिर थायराइड की गांठें, गर्दन में जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें गांठें मिलना काफी आम है, तो उनकी जांच के लिए FNAC बहुत कॉमन है। अच्छा। स्तनों में गांठें, ब्रेस्ट लम्प्स, इनमें ये पता करना बहुत जरूरी होता है कि गांठ साधारण है या कैंसर वाली। बिल्कुल। तो FNAC पहला कदम हो सकता है। और लिम्फ नोड्स का बढ़ना, मतलब शरीर में जो छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं ना, लिम्फ नोड्स, हाँ, वो कभी इन्फेक्शन से सूज जाती हैं, कभी किसी और वजह से। तो FNAC से पता चल सकता है कि सूजन क्यों है, कहीं TB तो नहीं या कुछ और हाँ, जो गांठें त्वचा के बिल्कुल नीचे होती हैं, सुपरफिशियल, उनके लिए तो ये बहुत आसान और जल्दी हो जाता है। ये तो हुई वो गांठें जो सतह के पास हैं या महसूस हो रही हैं। हाँ। लेकिन नोट्स में ये भी था कि शरीर में गहरी गांठों के लिए भी FNAC होता है, जो शायद हाथ से पता ना चले। हाँ, बिल्कुल होता है। ऐसी गहरी गांठों के लिए, जिन्हें डीप सीटेड लीजन्स कहते हैं, टेक्नोलॉजी मदद करती है। प्रक्रिया अक्सर इमेजिंग गाइडेंस में की जाती है। इमेजिंग गाइडेंस मतलब जैसे अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन की स्क्रीन पर देखते हुए डॉक्टर स्क्रीन पर गांठ को देखते हैं और सुई को ठीक उसी जगह तक पहुंचाते हैं। वाह, तो गलती की गुंजाइश कम हो जाती होगी। बिल्कुल। इससे एकदम सटीक जगह से सैंपल लिया जा सकता है, चाहे गांठ कितनी भी गहरी क्यों ना हो। तकनीक वही रहती है, बस गाइडेंस मिल जाता है। ये तो बढ़िया है। अच्छा, ये टेस्ट होता कहाँ है? क्या इसके लिए अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है? कोई खास तैयारी? नहीं, आमतौर पर एडमिट होने की जरूरत नहीं होती। ये अक्सर OPD बेसिस पर हो जाता है, मतलब डॉक्टर के क्लिनिक में या अस्पताल के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में या फिर किसी पैथोलॉजी लैब में भी हो सकता है। और तैयारी कुछ खास करना पड़ता है? कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं चाहिए होती, बस कुछ बेसिक चीजें जरूरी हैं, जैसे एक एग्जामिनेशन काउच हो आराम से लेटने के लिए, साफ सफाई का ध्यान रखना होता है,
अल्कोहल स्वॉब चाहिए त्वचा साफ करने के लिए, फिर वो फाइन नीडल 22 या 23 गेज की, एक सिरिंज चाहिए सैंपल खींचने के लिए 10 या 20 ml की, और सबसे जरूरी साफ कांच की स्लाइड्स जिन पर सैंपल फैलाना है, और हाँ, रुई या छोटी पट्टी सुई निकालने के बाद लगाने के लिए। और एक कंसेंट फॉर्म भी मेंशन किया था नोट्स में। हाँ, वो तो किसी भी प्रक्रिया से पहले जरूरी होता है, मरीज की सहमति लेना कि वो प्रक्रिया के लिए तैयार है। ठीक है। और आपने बताया कि सैंपल को स्लाइड्स पर फैलाते हैं जिन्हें स्मीयर कहते हैं। हाँ बिल्कुल, सुई से जो भी पदार्थ निकलता है उसे स्लाइड पर रखकर दूसरी स्लाइड से फैला देते हैं। इसे स्मीयर बनाना कहते हैं। फिर ये स्मीयर्स लैब जाते हैं। चलिए अब जरा प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सुनने में तो लग रहा है कि सुई डाली, सैंपल खींचा, निकाल लिया, पर असल में कैसे होता है ये? हाँ, कुशल हाथों में ही तेजी से हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर या पैथोलॉजिस्ट गांठ की जगह को ठीक से पहचानते हैं, साइज देखते हैं, कैसा महसूस हो रहा है, ये सब। फिर उस जगह की स्किन को अल्कोहल से अच्छे से साफ करते हैं। स्टेरिलाइज करना जरूरी है। हाँ, इन्फेक्शन ना हो। बिल्कुल। फिर एक हाथ की उंगलियों से गांठ को पकड़कर थोड़ा स्थिर करते हैं ताकि वो हिले डुले नहीं। ओके। फिर दूसरे हाथ से सिरिंज में लगी सुई को धीरे से गांठ के अंदर डालते हैं। सुई अंदर जाने के बाद उसे हल्का सा, बहुत थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं 1-2 मिलीमीटर, और साथ ही सिरिंज का प्लंजर खींचकर सक्शन बनाते हैं। इससे कोशिकाएं और फ्लूइड सुई में आने लगते हैं। जब सुई के हब में, मतलब जहां सुई सिरिंज से जुड़ती है, वहां थोड़ा सैंपल दिखने लगता है। हाँ। तब सक्शन बंद कर देते हैं और सुई को बाहर निकाल लेते हैं। और फिर ये जो सुई में फंसा हुआ मटेरियल है वो स्लाइड पर कैसे आता है? अच्छा सवाल है। इसके लिए क्या करते हैं, सुई को पहले सिरिंज से अलग करते हैं, फिर सिरिंज में थोड़ी हवा भरते हैं, सुई को वापस लगाते हैं और फिर सिरिंज से हवा का प्रेशर डालते हैं, जिससे सुई के अंदर का सारा सैंपल स्लाइड पर आ जाता है। ओह, अच्छा, ये तकनीक है हवा के दबाव से। हाँ, इससे सैंपल वेस्ट नहीं होता और पूरा स्लाइड पर आ जाता है। और फिर इन स्लाइड्स को रंगने की प्रक्रिया शुरू होती है जिसका आपने जिक्र किया था। बिल्कुल। स्मीयर बनने के बाद अगला कदम होता है फिक्सेशन और स्टेनिंग। फिक्सेशन मतलब? फिक्सेशन मतलब सैंपल को सुरक्षित करना ताकि कोशिकाएं खराब न हो, उन्हें वैसा ही फिक्स कर देना जैसी वो शरीर में थी। अक्सर मेथनॉल जैसे केमिकल में कुछ देर लगते हैं। फिर आती है स्टेनिंग यानी रंगना। कई तरह के स्टेन होते हैं। सबसे कॉमन है मिग्रू एवाल्ड जिम्सा स्टेन, जिसे MGG कहते हैं। एक HNE स्टेन होता है, हेमेटॉक्सिलिन और इयोसिन, और एक PAP स्टेन, पैपेनिकोलाओ। इतने सारे अलग अलग स्टेन क्यों? क्योंकि हर स्टेन कोशिका के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग रंग देता है। जैसे कोई न्यूक्लियस को नीला कर देगा, कोई साइटोप्लाज्म को गुलाबी। इससे पैथोलॉजिस्ट को कोशिकाओं की बनावट समझने में आसानी होती है। वो चुन सकते हैं कि किस तरह की जानकारी के लिए कौन सा स्टेन बेस्ट रहेगा। अच्छा। स्टेनिंग के बाद स्लाइड्स को धोकर, सुखाकर, फिर एक माउंटिंग मीडियम लगाकर कवर स्लिप चिपका देते हैं। अब स्लाइड तैयार है माइक्रोस्कोप में देखने के लिए। पूरी प्रक्रिया ही है तो, मतलब सैंपल लेने से लेकर स्लाइड रेडी होने तक। हाँ, लैब में ये सारे स्टेप्स होते हैं, पर मरीज के लिए तो बस सुई लगने तक का ही काम होता है ज्यादातर। समझ गया। अब शरीर के कौन से हिस्से हैं जहां FNAC सबसे ज्यादा किया जाता है? आपने कुछ तो बताए थे। हाँ, सबसे कॉमन जगह है तो वही है लिम्फ नोड्स, गर्दन, बगल या कहीं और सूजे हुए, थायराइड ग्लैंड, ब्रेस्ट, लार ग्रंथियां जैसे कान के पास पैरोटिड ग्रंथि, और सॉफ्ट टिश्यू की कोई भी गांठ, मतलब त्वचा, मांसपेशी या फैट में बनी हुई। और जैसा हमने कहा, इमेजिंग की मदद से अंदरूनी अंगों में भी, जैसे लिवर, किडनी, फेफड़े या पेट के अंदर कोई गांठ हो तो। ठीक है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, नतीजों पर। माइक्रोस्कोप में क्या दिखता है? क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जैसे नोट्स में स्तन के 2 उदाहरण थे। हाँ बिल्कुल। देखिए, माइक्रोस्कोप में कोशिकाओं की शक्ल, उनका अरेंजमेंट, ये सब देखकर ही पैथोलॉजिस्ट नतीजे पर पहुंचते हैं। स्तन का उदाहरण लेते हैं। एक है फाइब्रोएडेनोमा। ये बहुत कॉमन बिनाइन गांठ है, मतलब कैंसर नहीं है। अच्छा। इसकी FNAC स्लाइड में कोशिकाएं काफी दिखती हैं, सेलुलर होती है स्लाइड। इसमें दूध की नलिकाओं की कोशिकाएं, डक्टल सेल्स होती हैं, जो अक्सर झुंड में व्यवस्थित तरीके से लगी होती हैं, उंगली जैसे पैटर्न में। साथ में कुछ अकेले नग्न न्यूक्लियस दिखते हैं, जिन्हें बाइपोलर नेकेड न्यूक्लियाई कहते हैं, और रेशेदार टिश्यू के टुकड़े भी होते हैं। सब कुछ काफी नॉर्मल सा लगता है। ओके।
व्यवस्थित और नॉर्मल। हाँ, अब दूसरा उदाहरण ले, कार्सिनोमा यानी स्तन कैंसर। इसकी स्लाइड भी अक्सर सेल्यूलर होती है, बहुत कोशिकाएं होती हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ अलग दिखता है। कोशिकाएं बेतरतीब ढंग से बिखरी होती हैं या ढीले ढाले ग्रुप्स में होती हैं। उनका साइज और शेप बहुत अलग अलग होता है, एक रूपता नहीं होती है। उनका न्यूक्लियस कोशिका के मुकाबले काफी बड़ा दिखता है। न्यूक्लियस के अंदर का क्रोमैटिन मोटा भद्दा सा दिखता है, और न्यूक्लियोली छोटी संरचनाएं वो भी साफ दिख सकती हैं। बैकग्राउंड में खून या मरी हुई कोशिकाएं, नेक्रोसिस भी मिल सकती हैं। तो यहाँ तस्वीर बिल्कुल असामान्य और अव्यवस्थित होती है। ये फर्क तो काफी साफ लग रहा है, एक में नज्म, दूसरे में अफरा तफरी जैसा। हाँ, अनुभवी पैथोलॉजिस्ट के लिए ये पैटर्न काफी स्पष्ट होते हैं। नोट्स में एक और उदाहरण था, ट्यूबरकुलस लिम्फेडेनाइटिस, लिम्फ नोड की टीबी। उसमें क्या खास होता है? हाँ, टीबी के डायग्नोसिस में भी एफएनए बहुत उपयोगी है, खासकर लिम्फ नोड्स के लिए। इसमें माइक्रोस्कोप में खास तरह के स्ट्रक्चर दिखते हैं जिन्हें ग्रैन्युलोमा कहते हैं। ग्रैन्युलोमा? हाँ, ये इम्यून सेल्स का एक तरह का जमावड़ा होता है। इसमें एपिथेलियोइड सेल्स होती हैं जिनके न्यूक्लियस लंबे होते हैं। अक्सर इन ग्रैन्युलोमा के साथ बहुत बड़ी कोशिकाएं भी दिखती हैं जिनमें कई न्यूक्लियस होते हैं। लैंगहैंस जाइंट सेल्स कहते हैं इन्हें। अच्छा। और टीबी की एक बहुत खास पहचान है बैकग्राउंड में केजियस नेक्रोसिस का मिलना। ये चीज जैसा दानेदार मृत मटेरियल होता है, ये दिखता है तो टीबी का शुक बहुत बढ़ जाता है। साथ में लिम्फोसाइट्स वगैरह भी होते हैं। तो ये सारे फीचर्स मिलकर टीबी की तरफ इशारा करते हैं। कमाल है, मतलब एक छोटी सी सुई से लिया गया सैंपल माइक्रोस्कोप के नीचे इतनी कहानी बता देता है। साधारण गांठ, कैंसर, टीबी जैसा इन्फेक्शन, सब कुछ। बिल्कुल, ये एफएनए की ताकत है। ये एक अपेक्षाकृत सिंपल, सेफ, तेज और ज्यादा महंगा भी नहीं ऐसा टेस्ट है, और ये डॉक्टरों को गांठ के बारे में बहुत जरूरी शुरुआती जानकारी देता है, जिसके आधार पर वो आगे का इलाज या जांच तय करते हैं। तो मतलब मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि अगर शरीर में कोई अनजान गांठ या सूजन महसूस हो रही है तो एफएनए अक्सर पहला और बहुत ही काम का टेस्ट हो सकता है, ये समझने के लिए कि मामला क्या है। एकदम सही कहा आपने। कम तकलीफ में काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। ये डायग्नोसिस की पहेली का एक अहम हिस्सा जोड़ने में मदद करता है। बिना बड़ा ऑपरेशन के अंदर की कोशिकाओं की खबर मिल जाती है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, माइक्रोस्कोपी बेहतर हो रही है, इमेजिंग टेक्निक्स जैसे अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई वो और एडवांस हो रही हैं, तो क्या लगता है आपको भविष्य में एफएनएसी जैसी तकनीकें और भी पावरफुल हो जाएंगी? क्या हम बीमारियों को और भी जल्दी, शायद तब जब गांठें बहुत ही छोटी हों, पकड़ पाएंगे, या शायद मॉलिक्यूलर लेवल पर और जानकारी निकाल पाएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है और बिल्कुल सही दिशा में है। इस पर लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा है। एक तो बेहतर इमेजिंग की मदद से हम और भी छोटी और गहरी गांठों तक सुरक्षित रूप से पहुंच पा रहे हैं एफएनएसी के लिए। दूसरा, एफएनएसी से जो सैंपल मिलता है, अब उस पर सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखना ही काफी नहीं है। उसी सैंपल पर कई तरह के एडवांस्ड मॉलिक्यूलर टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि कैंसर के मामले में ये पता लगाना कि कौन सी जेनेटिक म्यूटेशन है, ताकि टारगेटेड थेरेपी दी जा सके। अच्छा, तो हाँ, एफएनए सिर्फ आकार देखने तक सीमित नहीं रह गया है, यह मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का भी रास्ता खोल रहा है। भविष्य में ये और भी सटीक और भी ज्यादा जानकारी देने वाला टूल बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। अर्ली डिटेक्शन और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में इसका रोल और बढ़ेगा। ये भविष्य की बातें तो वाकई काफी उम्मीद जगाती हैं। खैर, आज एफएनए के बारे में इतनी सारी जानकारी इतने आसान तरीके से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बात करके अच्छा लगा। काफी कुछ क्लियर हुआ आज।